हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और आज हमारा टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। चैप्टर 1, ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, क्लास 9th। और हमारा आज का यही टॉपिक है। अगर आपको कोई 2D प्लेन गिवन है, मींस 2D प्लेन का मींस होता है कार्टेशियन प्लेन, और वी कैन से एक्स वाई प्लेन। और अगर उसमें हमें कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है, तो हम कैसे उन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ना। तो देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। आपको सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है, इफ द टीचर इज स्टैंडिंग एट पॉइंट ओ 0,0 एंड अ स्टूडेंट इज एट पॉइंट बी 12,10, हाउ विल द टीचर फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब टीचर की जो पोजीशन है वो है पॉइंट ओ 0,0, and the position of student is at point B, which is 12,10. अब आपको ये बताना है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी ना। हाउ विल द टीचर फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। टीचर को फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टूडेंट एंड हिम। नाउ यू कैन सी इन दिस फिगर, ये बेस में आपका पॉइंट ओ है ना। आप देख सकते हैं ये पॉइंट ओ है हमारा बेस में, ठीक है। ये आपका पॉइंट ओ है, मैंने टिक लगाया है। और ये जो लोकेशन है ना, इस लोकेशन पे है टीचर, यहाँ पे टीचर है। टीचर इज स्टैंडिंग एट पॉइंट ओ एंड स्टूडेंट इज स्टैंडिंग एट पॉइंट बी। ये आपका टॉप राइट कॉर्नर है, यहाँ पे स्टूडेंट है। एंड वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट बिटवीन देम, और हमें इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मीन्स होता है डिस्प्लेसमेंट। परहैप्स यू हैव स्टडीड इन फिजिक्स, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फिजिक्स में आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक मिनट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। हम्म तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा होगा लाइन सेगमेंट ओ बी। मैंने ओ से बी को ज्वाइन किया है, ठीक है। ओ से बी को ज्वाइन किया है मैंने, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्वेश्चन इज, एक बार और बस देख लेता हूं क्या था। हाउ विल द टीचर फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ओ बी, लाइन सेगमेंट ओ बी। एंड यू कैन सी, and you can see हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिला है।
हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला है और राइट एंगल ट्राइंगल का नेम है ट्राइंगल ओ ए बी। ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, तो जब मैंने ओ से बी को ज्वाइन किया, विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है, तो मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा विच इज ट्राइंगल ओ ए बी। एंड राइट एंगल कहां पर बन रहा है? राइट एंगल हमारा है पॉइंट ए पर, यहां पर। ये जो हमारा वर्टेक्स ए है ना, यहाँ पे ये राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ओ ए बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए, तो O 0 से स्टार्ट है और A कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज 12,0 ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज 12,0। तो मुझे क्या करना है? एक्चुअली ओ ए जो है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है। तो अगर मुझे ओ ए की लेंथ फाइंड आउट करनी है ना, तो मैं क्या करूंगा? लाइन सेगमेंट ओ ए इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट ओ ए इज इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करूंगा? एक्स कोऑर्डिनेट, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं एक काम करता हूँ नीचे लिखता हूँ, स्पेस नहीं है, नीचे लिखता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ओ ए, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए? ओ ए इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए माइनस एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट, स्पेलिंग में प्रॉब्लम, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ, ऑफ पॉइंट ओ। तो लाइन सेगमेंट ओ ए इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ। तो ओ ए इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट है 12 माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओ विच इज 0। तो फाइनली मुझे कितना मिलेगा? 12 माइनस 0, दैट इज 12 यूनिट्स, यूनिट्स। तो लाइन सेगमेंट ओ ए इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। और अब हमें फाइंड आउट करना है लाइन सेगमेंट, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, एक्चुअली लाइन सेगमेंट ए बी इज अलोंग वाई एक्सिस। आप देख सकते हैं ना, जो हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है ना, विच इज अलोंग वाई एक्सिस, विच इज अलोंग वाई एक्सिस। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? अब बी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 10 है और ए का वाई कोऑर्डिनेट है 0, आप देख सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस माइनस वाई कोऑर्डिनेट, फिर गलत हो गया,
y कोऑर्डिनेट ऑफ ए। बस आपको करना क्या है, जो ज्यादा वैल्यू है ना, जो ज्यादा है उससे कम को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और जब भी आप लेंथ फाइंड आउट करेंगे ना, तो वो हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। इसीलिए मैंने पहले लिखा है y कोऑर्डिनेट ऑफ b माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ a। मैं एक काम करता हूँ, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा था लाइन सेगमेंट ओ ए इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ a, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। फिर माइनस, फिर ये ब्रैकेट लगा दिया x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट o, तो 12 माइनस 0 12 यूनिट्स। अब द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ b माइनस, ये आपका माइनस हो गया, फिर y कोऑर्डिनेट ऑफ a। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं कि पहले मैंने लिखा है y कोऑर्डिनेट ऑफ b, फिर मैंने लिखा है माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ a, क्योंकि जो पॉइंट b है उसका y कोऑर्डिनेट 10 है, और जो पॉइंट a है उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। और जो हम लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं ना, इट मस्ट बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए पहले हम बड़ी वैल्यू लेंगे, फिर छोटी वैल्यू लेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ऑफ b हमारा है, ये मैंने इक्वल लगाया है, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ b विच इज 10 माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ a, ये आपका 0 है, तो 10 माइनस 0 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया क्या, कि ये जो हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ है 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स। और जो आपका बेस है विच इज लाइन सेगमेंट ओ ए, इसकी लेंथ है 12 यूनिट्स, इट्स लेंथ इज 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स, ठीक है। तो अब हम बोधायन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे द लेंथ ऑफ ओ बी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टीचर एंड अ स्टूडेंट, ठीक है। तो ओ बी की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ना, वी नो द रूल, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम लिखेंगे ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो फाइनली ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो ये हमारा होगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट द लेंथ ऑफ ओ ए, वी हैव गिवन द लेंथ ऑफ ओ ए the length of OA we have given 12 units, तो हम लिखेंगे 12 स्क्वायर प्लस द लेंथ ऑफ ए बी 10 यूनिट्स है ना, 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। तो अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें मिलेगा स्क्वायर रूट 12 स्क्वायर मीन्स 144, 10 स्क्वायर मीन्स 100, तो इट इज 244 अंडर रूट
244 और 244 के हम फैक्टर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 122 मिलेगा। मल्टीप्लाई फिर 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 तो 61 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 61 तो फाइनली हमें मिलेगा 2 स्क्वायर रूट 61 यूनिट्स, 2 स्क्वायर रूट 61 यूनिट्स। और अगर हम इसको डेसिमल में फाइंड आउट करेंगे, अगर हम डेसिमल में फाइंड आउट करेंगे तो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 61 का। तो 61 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। चलो मैं कहाँ पे करूँ? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे 61 का। यहाँ पे स्पेस है मेरे पास, ओके, यहाँ पे हो जाएगा। ये यहाँ पे स्पेस है तो मैं लिख लेता हूँ 61.0000, इट इज पॉइंट, ये जीरो है आपका। मैंने 61 पॉइंट के बाद मैंने 40 का यूज किया है, ठीक है। तो एक ये जीरो का पेयर हो जाएगा, एक ये पेयर हो जाएगा और एक ये पेयर हो जाएगा। गलत हो गया, स्पेस नहीं छोड़ा मैंने। क्या कर रहा हूँ मैं? एक मिनट, तो मैं 61 का स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ ना, ठीक है, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो 61.0000, ये पेयर है, एक ये पेयर है और एक ये पेयर है। अब अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये चीज़ नहीं आता है ना, तो थोड़ा सा ये क्लास 7th में सिखाया जाता है बच्चों को, ठीक है। तो हमारा कितना होगा? 7 7 7 जा 49। तो अभी ये 7 में 7 प्लस करूंगा, यहाँ 14 आएगा और ये होगा 11 से 9 सब्ट्रैक्ट होगा 2, 5 से 4 हो जाएगा 1 और अब ये यहाँ पे डेसिमल आएगा और ये 00। अब कितने टाइम्स होगा? 7 पॉइंट कितने टाइम्स? 7 1 4। अगर मैं 1 4 8 कर दूं तो 8 का मल्टीप्लाई होगा, तो 8 8 जा 64, कैरी होगा 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, कैरी होगा 3, 8 1 जा 8 और 3 11, 1184, तो 7.8। तो ये आपका आएगा 1184 और यहाँ मैं लिखूंगा 148। अब मैं इसमें 148 में 8 प्लस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा प्लस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 156 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा 1200 से 1184 तो आएगा 6, 9 से 8 1। अब ये 00 का पेयर फिर से मैं लिखूंगा और अब आएगा 156, तो ये 1 टाइम।
1 टाइम 7.81, तो अप्रोक्सीमेट 7.81 होगा। ठीक है, 61 का स्क्वायर रूट होगा 7.81, तो मैं लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई 7.81। तो ये जो वैल्यू होगी ना, ये इक्वल नहीं होगी, ये मैंने इक्वल का सिंबल लगा दिया है, एक्चुअली ये अप्रोक्सीमेट, तो मैं अप्रोक्सीमेट का सिंबल लगाता हूँ। अप्रोक्सीमेट का सिंबल ऐसा होता है ना कि ऐसे दो कर्व्ड लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ की जाती हैं, ऐसे इक्वल नहीं होता, अप्रोक्सीमेट होता है। तो ये हमें कितना मिलेगा, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 1 15, तो 15.62 यूनिट्स, अप्रोक्सीमेट 15.62 यूनिट्स। और ये जो 2√61 है, ये हमारी एग्जैक्टली वैल्यू है ना, तो ये हमारी एग्जैक्टली वैल्यू है। और अगर हम डेसिमल में फाइंड आउट करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 15.62 यूनिट्स हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, यही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, if the teacher is standing at point O 0,0 and a student is at point B 12,10, how will the teacher find the shortest distance? तो टीचर कैसे फाइंड आउट करेगा, वो बोधायन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेगा और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेगा। ठीक है, तो अब आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये भी इसी फिगर पे बेस्ड है जो मैंने आपको, ये फिगर 1.5 आपकी बुक में भी होगा, आप देखिएगा एनसीईआरटी की बुक में फिगर 1.5 इसी का क्वेश्चन नंबर 2। कैन वी जस्ट ऐड 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 22 यूनिट्स, वाई और वाई नॉट। देखो इन्होंने क्या बोला है कि क्या हम 12 यूनिट्स और 10 यूनिट्स को ऐड करके 22 यूनिट्स आंसर दे सकते हैं ना। एक्चुअली ये बोल रहे हैं कि जैसे मैं बताता हूं अभी आपको, टीचर इज स्टैंडिंग एट पॉइंट ओ एंड स्टूडेंट इज स्टैंडिंग एट पॉइंट बी। अब ये बोल रहे हैं कि इस डिस्टेंस को ऐसे फाइंड आउट करो। पहले क्या किया है, पहले हमने मूव किया है हॉरिजॉन्टली पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट ए तक। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव किया है पॉइंट ओ से लेकर, देखिए मैं आपको बता रहा हूं ड्रॉ करके, पॉइंट ओ आपका ये है ना, ये आपका पॉइंट ओ है, और पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट ए तक, यहां तक, अरे ये नीचे जा रहा है, पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट ए तक आपने यहां तक मूव किया, तो ओ से ए तक आपने कितना मूव किया है, 12 यूनिट्स। ठीक है, टूवर्ड्स ईस्ट आपने ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया है हॉरिजॉन्टली, फिर आपने अपवर्ड मूव किया है नॉर्थ डायरेक्शन में, कितना यूनिट्स, 10 यूनिट्स, ए से लेकर बी तक। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप ऐसे आंसर दे सकते हो कि ओ से लेकर ए तक 12 यूनिट्स, फिर ए से लेकर बी तक 10 यूनिट्स, तो 12 यूनिट्स प्लस 10 यूनिट्स टोटल हो जाएगा 22 यूनिट्स ना। क्या आप ये आंसर दे सकते हो, लेकिन हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, हाउ विल द टीचर फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें मिलेगा 22 यूनिट्स। पहले उसने हॉरिजॉन्टल मूव किया 12 यूनिट्स, फिर उसने वर्टिकल मूव किया 10 यूनिट्स, तो टोटल हो जाएगा 22 यूनिट्स। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी हमने फाइंड आउट की है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ना, बोधायन पाइथागोरस थ्योरम। और कितना आंसर था, 2√61 यूनिट्स, या हम इसको डेसिमल में लिखेंगे 15.62 यूनिट्स, और ऐसे तो 22 यूनिट्स आ रहा है ना, तो ये हम आंसर नहीं दे सकते। तो लिखा कैन वी जस्ट ऐड
12 plus 10 is equal to 22 units, why or why not? तो लिखा है yes, you can add 12 plus 10 is equal to 22 units, but it is not the correct distance in the floor plan. लेकिन जो हमारा फ्लोर प्लान है ना, उसके अकॉर्डिंग टू ये करेक्ट डिस्टेंस नहीं है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. हमें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ना. अब देखो क्यों ऐसा, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, उसके रीजन दिए गए. रीजन नंबर 1, ये देखिए, ये सारे जो है ना, ये आंसर है इसका. आप देखिए, फर्स्ट, एडिंग 12 प्लस 10 गिव्स मैनहट्टन डिस्टेंस, ऑल्सो कॉल्ड टैक्सी कैब डिस्टेंस. अब ये जो आपने 12 यूनिट पहले मूव किया है ईस्ट की तरफ, फिर 10 यूनिट्स मूव किया है नॉर्थ की तरफ, तो 22 यूनिट्स हो गया. इसको हम बोलते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस. मैनहट्टन डिस्टेंस ऑल्सो कॉल्ड टैक्सी कैब डिस्टेंस. इसको टैक्सी कैब डिस्टेंस भी बोलते हैं. अब देखो आगे और देखो, सेकेंड नंबर, ठीक है. दिस मेथड assumes you can only move horizontally along x-axis and vertically along y-axis. Like a car on city grid roads, first go 12 units right, then 10 units up. अब देखो होता क्या है, इस मेथड का हम यूज कब कर सकते हैं. जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है along the x-axis and along the y-axis, वो सिर्फ या तो लेफ्ट और राइट मूव करेगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो सिर्फ लेफ्ट और राइट मूव कर रहा है, अप एंड डाउन मूव कर रहा है, बस अप एंड डाउन मूव कर रहा है और लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, सिर्फ उस सिचुएशन में हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं. मैनहट्टन डिस्टेंस का हम यूज कर सकते हैं. अगर रिस्ट्रिक्शन है, पता चला वो अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस मूव कर रहा है सिर्फ, तब. लेकिन अगर उसे आजादी है उस ऑब्जेक्ट को कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, या हम इसे यूक्लिडियन डिस्टेंस भी बोलते हैं. जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, जो अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट की है, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम यूक्लिडियन डिस्टेंस भी बोलते हैं. तो हमको फिर वही फाइंड आउट करना है. अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री है किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन है कि वो सिर्फ लेफ्ट राइट मूव कर सकता है, सिर्फ अप एंड डाउन मूव कर सकता है, यानी अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर सकता है और अलोंग द वाई एक्सिस मूव कर सकता है, तो उस कंडीशन में अगर ऐसा रिस्ट्रिक्शन है कि और किसी डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर सकता, सिर्फ अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस, तो हम मैनहट्टन डिस्टेंस का यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब क्या था जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ना, अब इसमें डिस्टेंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट ना, तो यहां पे तो देखो, अब आपको मैं फिर से एक बार बताता हूं. अब इस फिगर में तो हम बिल्कुल फ्री थे ना, बिल्कुल फ्री थे. हम आसानी से, टीचर किस पॉइंट पे खड़ा है, पॉइंट ओ पे, और स्टूडेंट पॉइंट बी पे खड़ा है, तो हम आसानी से इस लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइन सेगमेंट ओ बी, हम फ्री हैं, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं ना, इस डायगोनल डिस्टेंस को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को. ठीक है. इसे हम यूक्लिडियन डिस्टेंस भी बोलेंगे. तो हम आसानी से पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो. सेकेंड पॉइंट कि दिस मेथड assumes you can only move horizontally along x-axis and vertically along y-axis. इस मेथड का जो मैनहट्टन डिस्टेंस है, जिसको हम टैक्सी कैब डिस्टेंस कहते हैं, इस मेथड का यूज आप सिर्फ तब करोगे जब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगे कि आप सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर सकते हो और अलोंग वाई एक्सिस मूव कर सकते हो, और आप किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते.
along x एक्सिस का मीन्स लेफ्ट एंड राइट, एंड along y एक्सिस का मीन्स अप एंड डाउन। ठीक है, मीन्स आप सिर्फ वेस्ट और ईस्ट में मूव कर सकते हो, नॉर्थ और साउथ में मूव कर सकते हो, और किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, तब आप इस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, लाइक अ कार ऑन सिटी ग्रिड रोड्स फर्स्ट गो 12 यूनिट्स राइट देन 10 यूनिट्स अप। जैसे मान लो कोई शहर है, अब दिल्ली में जो है ना, जो रोड्स हैं, मतलब तो ग्रिड रोड्स हैं, तो पता चला कार ओ पॉइंट पर है। अब वो डायगनली मूव नहीं कर सकती क्योंकि घर बने हुए हैं बीच में, स्पेस नहीं है, प्लेन, वहां पे प्लेन स्पेस नहीं है उसके पास। तो ग्रिड सिस्टम से रोड बनी होती हैं, तो पहले वो 12 यूनिट्स राइट मूव करेगा, फिर 10 यूनिट्स अप जाएगा। ठीक है, तो फिर जो कार जो डिस्टेंस कवर करेगी वो 22 यूनिट्स डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, क्योंकि उसको अगर जाना है डायगनली तो स्पेस होना चाहिए। पता चला घर बने हुए हैं तो कैसे चली जाएगी, घरों को तोड़ के थोड़ी ना चली जाएगी ना। हाँ, और फिर वैसे ही वो फेयर भी चार्ज करता है, डिस्टेंस ज्यादा कवर करता है तो फेयर भी चार्ज करता है ना। हम्म। अब जो प्लेन होते हैं, मेरे ख्याल से जो प्लेन होते हैं, प्लेन के लिए सबसे बेस्ट होता है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। जो प्लेन होते हैं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते हैं। हम्म, अब इसका थर्ड ऑप्शन है, ये आंसर है इसका। देयर आर थ्री पार्ट्स, तो थर्ड में लिखा हुआ है, इन अ 2D फ्लोर प्लान और एनी नॉर्मल प्लेन यू आर अलाउड टू मूव इन एनी डायरेक्शन इंक्लूडिंग डायगनली। तो जो 2D फ्लोर प्लान होता है या कोई भी नॉर्मल प्लेन है, तो उस नॉर्मल प्लेन में क्या होता है, हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। प्लेन में हम फ्री होते हैं किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो सबसे बेस्ट होता है हम डायगनली मूव करते हैं। ठीक है, और जो डायगनली होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, अभी हमने देखा, जिसको हम यूक्लिडियन डिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। अब आगे आते हैं। फाइंड द डिस्टेंसेस W1 W2 एंड S1 S2। ठीक है, चलिए W1 W2 के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो पहले तो देखते हैं W1, ये है आपका W1 ना। एक्चुअली पॉइंट W1, ये आपका पॉइंट W1 है, विच इज लाइज ऑन एक्स एक्सिस। और ये W1 कितने डिस्टेंस पर है, ये ओरिजिन से 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। आप देखो, ये ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन से ये आपका ओरिजिन से 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है, और राइट हैंड साइड है। तो W1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,0। W1 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली W2 हमारा कितने डिस्टेंस पर है, 7 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन से 7 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है, आप देख सकते हैं। तो W2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे 7,0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ W2 7,0। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बिटवीन W1 एंड W2 ना। तो अब मैं आसानी से लिख लूंगा, डिस्टेंस बिटवीन W1 एंड W2। तो W1 W2, इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, तो इज इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअली दीज पॉइंट्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस ना। तो पहले हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और किसका एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेटर है, W2 का, विच इज 7, और किसका एक्स कोऑर्डिनेट स्मॉलर है, W1 का, विच इज 3। तो पहले हम जब भी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ज्यादा से कम को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं लिखूंगा x
ये हाइफन है, कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डी, ये डी बना है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ W2 ब्रैकेट क्लोज, तो ये कर्सर नहीं मुझे दिखता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ W2 माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी, ए बन जाता है बार बार, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ W1, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ W2 7 माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ W1 विच इज 3, तो 7 माइनस 3 इट इज 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन W1 एंड W2 4 यूनिट्स, सॉरी। अब सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2। चलो पहले S1 एंड S2 देखते हैं कहाँ पर। तो ये हमारा बेड है ना, यू कैन सी इन द फिगर, ये हमारा बेड है, ये हमारा बेड है, और इस बेड में ये देखो पॉइंट S1 है, आप बॉटम पे देखोगे ना S1 एंड S2। अब ये जो आपका लाइन सेगमेंट है S1 S2 विच इज अलोंग द एक्स एक्सिस, आप देख रहे हैं ना S1 S2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है विच इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो S1 जो पॉइंट है, मैं अभी आपको बता दूं, ये जो पॉइंट S1 है, इस पॉइंट S1 के जो कोऑर्डिनेट्स है ना, वो आपका मालूम है क्या होगा? सबसे पहले होगा एक्स कोऑर्डिनेट, S1 के पहले मैं कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा, और जो S1 हमारा है ये 0 और 1 के बीच में, S1 पॉइंट जो हमारा है ना ये 0 और 1 के बीच में, और 0 और 1 के बीच में मतलब क्या हो जाएगा? 0 और 1 के बीच में आता है 1/2 यानी 0.5, तो x कोऑर्डिनेट होगा 0.5 कॉमा, और जो y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट 0,5 और y कोऑर्डिनेट कितनी हाइट पर है ये, तो मैं आपको बता दूं ये है, हाँ ये मैं देखो, इसकी जो हाइट है ना वो है 5 यूनिट्स, जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 5 यूनिट्स होगा, क्योंकि ये अबव द एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो y कोऑर्डिनेट भी हमारा पॉजिटिव होगा, तो x कोऑर्डिनेट है 0.5 और y कोऑर्डिनेट होगा 5, 5। अब आते हैं S2, S2 का कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। तो जो S2 है ना, S2 हमारा है 6 और 7 के बीच में, तो x कोऑर्डिनेट हमारा होगा 6 और 7 के बीच में, यानी 6 + 7/2 13/2, तो ये हो जाएगा 6.5, 6.5 आपका x कोऑर्डिनेट होगा 6.5, ये 6 है, मैंने 6 बनाया है, ठीक है। और y हमारा हाइट तो सेम है, जितनी हाइट पे पॉइंट S1 है सेम हाइट पे पॉइंट S2 है विच इज 5 यूनिट्स, ठीक है। हाँ, अब हमें क्या करना है, S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और S1 S2 जो हमारा लाइन सेगमेंट है, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है इसका वन एंड पॉइंट है S1 एंड अनदर एंड पॉइंट है S2, तो ये है अलोंग द एक्स एक्सिस ना, तो हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2? इजी है, तो सेम जैसे अभी हमने ये फाइंड आउट किया है ना, सेम S1 S2 फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन S1 S2 इज इक्वल टू, तो पहले अलोंग द एक्स एक्सिस है S1 S2, तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले किसका लेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट पहले हम लेंगे S2 का, क्योंकि S2 का एक्स कोऑर्डिनेट है 6.5, तो मैं लिखूंगा एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ S2 माइनस
x coordinate of S1, x coordinate of S1। तो अब क्या होगा, x coordinate of S2 आप देख लेना, मुझे याद है 6.5 यूनिट्स, माइनस x coordinate of S1 which is 0.5 यूनिट्स। तो 6.5 माइनस 0.5, तो हमें मिलेगा 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स। ठीक है, इट इज द आंसर, इट इज द आंसर। फाइंड द डिस्टेंसेस W1 W2 एंड S1 S2। ठीक है, तुमने फाइंड आउट कर लिया डिस्टेंस ना, डिस्टेंस बिटवीन W1 एंड W2 4 यूनिट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 6 यूनिट्स। आगे आते हैं। देयर इज अ नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट है। What should we do if the segment joining the points is not parallel to either axis? What should we do if the segment joining the points is not parallel to either axis? देखिए इन्होंने ये बोला है ना कि जैसे आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं, इफ यू हैव गिवन 2 पॉइंट्स ऑन द प्लेन पेपर, और अगर आप उसे ज्वाइन करते हो, आपको जैसे कार्टेशियन प्लेन गिवन है, ठीक है, उस कार्टेशियन प्लेन पे आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, आप अगर उन्हें ज्वाइन करते हो तो हो सकता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, और हो सकता है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब जो लाइन सेगमेंट आप बनाओगे हो सकता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, और हो सकता है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो पैरेलल ना हो, ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं अभी आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आएगी, देखिए बताता हूं, एक मिनट, अभी मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट। तो जैसे मैं ड्रॉ करता हूं, अब हो सकता है बहुत अच्छा ड्रॉ ना हो पाए, बट थोड़ा सा ध्यान देना। नहीं, मैं काम करता हूं, मैं हेल्प ले लेता हूं, थोड़ा अच्छा ड्रॉ करता हूं ना। शेप्स की हेल्प ले लेता हूं, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं कार्टेशियन प्लेन पहले ड्रॉ करूंगा। हम्म, तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, ठीक है, और इस कार्टेशियन प्लेन में जैसे कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूं। हम्म, अब सही है। तो अब अगर हमें कोई 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है, जैसे एक पॉइंट मान लो यहां पर है, ये पॉइंट हमारा है ए, और यहां पर एक पॉइंट है, और ये पॉइंट है बी, ठीक है। तो अगर हम ए से बी को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो हम ए बी की लेंथ आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। बस हमें ये देखना होगा जो पॉइंट ए है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, और जो पॉइंट बी है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ना। पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा और ए का एक्स कोऑर्डिनेट कम होगा।
तो बी के एक्स कोऑर्डिनेट से ए के एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें ए बी की लेंथ पता चल जाएगी। और जो आपका ए बी है ना, ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, इसके ये पैरेलल है। सिमिलरली अगर हम कोई पॉइंट मान लो, यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, और एक ऊपर पॉइंट यहां पे मैंने ले लिया पॉइंट Q, और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया PQ को। अब अगर मुझे PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा? अब ये जो है ना, ये PQ है, ये आपका अलोंग द y एक्सिस है। तो मैं पहले पता करूंगा कि Q का y कोऑर्डिनेट कितना है और P का y कोऑर्डिनेट कितना है। Q का y कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा और P का y कोऑर्डिनेट कम होगा ना। जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो Q की ज्यादा होगी और P की कम होगी। तो अगर मुझे PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा? Q के y कोऑर्डिनेट से P के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। मींस y कोऑर्डिनेट ऑफ Q माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ P, और जो वैल्यू आएगी यूनिट्स में आएगी वही PQ की लेंथ होगी। तो PQ की लेंथ आसानी से हमें पता चल जाएगी। तो जो PQ है ये पैरेलल टू y एक्सिस है, लेकिन इन्होंने जो कंडीशन बोली वो थोड़ा अलग बोली है। अब इनका इनका कहना है वो मालूम है क्या है? बताता हूं आपको। देखिए ये क्या बोल रहे हैं। अब इनका ये बोलना है कि जैसे यहां पे एक पॉइंट है R, और यहां पर एक पॉइंट है S, और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। अब जो आपका लाइन सेगमेंट RS है, ये जो आपका लाइन सेगमेंट है RS, अब ये जो RS है ना, RS is not parallel to x axis and not parallel to और not parallel to y axis। जो लाइन सेगमेंट RS है, RS is neither parallel to x axis nor parallel to y axis। ना तो ये x axis के पैरेलल है और ना ये y axis के पैरेलल है। तो इस कंडीशन में हम लाइन सेगमेंट RS की लेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे? या हम बोले हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स R एंड S, R और S के बीच की डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यही हमें गिवन है। व्हाट शुड वी डू इफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज नॉट पैरेलल टू आइदर एक्सिस। मतलब कोई ऐसा सेगमेंट जो ना तो x एक्सिस के पैरेलल है ना तो y एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी लेंथ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वी कैन यूज बोधायन पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन। तो इस कंडीशन में हम बोधायन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, मतलब कोई भी दो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम बोधायन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का मतलब 2D प्लेन, और वी कैन से कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब आगे आते हैं। हम्म आगे आते हैं। अब देखिए यहां पर जो है ना लिखा हुआ है ट्राइंगल ADM इज एन अक्यूट एंगल ट्राइंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ट्राइंगल ADM, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, ट्राइंगल ADM मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इज एन अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अक्यूट एंगल ट्राइंगल का मीन्स पता है कि जो ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं ना, 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो वो तीनों इंटीरियर एंगल्स जो होंगे ना, ईच इंटीरियर एंगल इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री ना। वो तीनों ही इंटीरियर एंगल्स जो होंगे तो 0 से तो ज्यादा होंगे बट 90 डिग्री से कम होंगे इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये जो हमारा ट्राइंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया गया है। हाउ डू वी फाइंड द लेंथ ऑफ इट
इट्स साइड्स AD, DM एंड MA। अब आपके सामने देखिए ये टास्क है, देयर इज अ टास्क फॉर यू। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कर्सर गायब हो जाता है, मुझे दिखता नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं ना, ये ट्राइंगल बना है, तो हमको लेंथ फाइंड आउट करना है। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AD, DM एंड AM। देयर आर 3 लाइन सेगमेंट्स, मुझे इन तीनों की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब क्या मेथड है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अभी हम इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। वी हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन मूविंग फ्रॉम A टू D, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4 और D के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,1। What distance has been covered along the x-axis? What about the distance along the y-axis? तो इन्होंने बोला है कि अगर हम मूव करते हैं फ्रॉम पॉइंट A टू D ना, अगर हम A से D तक मूव करेंगे, अब देखिए फिगर पे ध्यान देना बेटा, A से D तक ये आपका पॉइंट A है, एक मिनट, ये आपका पॉइंट A है ना, 3,4। आपको यहां से D तक मूव करना है 7,1। तो मूव करने में what they are asking, they are asking in moving from A to D, what distance has been covered along the x-axis? आपको बताना है आपने along the x-axis कितनी डिस्टेंस कवर की है, एंड what about the distance along the y-axis, और आपने y-axis के along कितनी डिस्टेंस कवर की है। वैसे एक बात बताऊं, इसका सबसे सिंपल सा तरीका है, एक कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। मालूम है क्या करना है, पॉइंट ए से एक वर्टिकल वर्टिकल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। पॉइंट ए से एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। अब मैं ड्रॉ करता हूं, पॉइंट ए से एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट में ड्रॉ करूंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, ओके। ये ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये मैंने वर्टिकल लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ किया है। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, पॉइंट डी से, जो पॉइंट डी है ना, यहां से भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा विच इज अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। अलोंग द एक्स एक्सिस में ड्रॉ करूंगा, मीन्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट में ड्रॉ करूंगा। अब मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। चलो बस इतना काफी है। हम्म। हम्म। क्या हुआ ये तो, यार, एक मिनट, सब गड़बड़ हो गया ये तो।
फिर से ट्राई करते हैं। अब सही है। तो एक मैंने वर्टिकल लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और एक मैंने हॉरिजॉन्टल, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे ना, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक नेम दे देता हूँ, ठीक है। तो वेयर दे आर इंटरसेक्ट, इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया सी। सी, ठीक है, इस पॉइंट का नेम है सी। अब इस सी के मुझे कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। ये पॉइंट हमारा सी है, चलो छोटा सा सी लिखते हैं, ज्यादा बड़ा लिख गया। ये सी है और इस सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, और ये यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो मैं देखूंगा पहले ये जो पॉइंट सी है ना, ये वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। तो वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है 3 यूनिट्स ना। तो 3, कॉमा, अब मैं देखूंगा ये एक्स एक्सिस से कितनी हाइट पर है, और ये पॉइंट सी अबव द एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव आएगा। तो ये 1 यूनिट की हाइट पर है, 3,1। तो सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,1, ठीक है। पॉइंट सी और पॉइंट डी की हाइट सेम है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब अगर देखा जाए तो मैं सी डी की लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूं। वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी। सी डी की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, और कितना होगा। तो जो हमारा लाइन सेगमेंट सी डी है, तो इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो इफ इट इज अलोंग एक्स एक्सिस तो मैं क्या करूंगा, सी डी की मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो पहले मैं सी डी की लेंथ फाइंड आउट करूंगा, सी डी, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी। तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट डी छोटा बन जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, डी का एक्स को, यार, डी माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, ऑफ पॉइंट सी। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, अब कितना है ये डी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी कितना है, देखता हूं जरा। 7 है, और सी का एक्स कोऑर्डिनेट है 3। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी 7 माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी 3। तो 7 माइनस 3, तो ये आपका हो जाएगा 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स। तो ये आपका होगा 4 यूनिट्स। द लेंथ ऑफ सी डी 4 यूनिट्स। सिमिलरली, we can find the length of line segment AC। AC का भी हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो लाइन सेगमेंट आपका AC है ना, AC एक्चुअली AC अलोंग द वाई एक्सिस, लाइन सेगमेंट AC अलोंग द वाई एक्सिस है ना, तो हम y कोऑर्डिनेट ऑफ A माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ C कर देंगे। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AC,
the length of line segment AC is equal to y coordinate of A, क्योंकि A का y कोऑर्डिनेट ज्यादा है, माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ C। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ A कितना है? y कोऑर्डिनेट ऑफ A हमारा है 4 है, माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ C कितना है? 1। तो 4 माइनस 1 विच इज 3 यूनिट्स। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ ए 4 और y कोऑर्डिनेट ऑफ C 1 विच इज 3 यूनिट्स। तो जो हमारा लाइन सेगमेंट AC है ना, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AC इज 3 यूनिट्स। तो नाउ यू कैन सी इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। जो हमारा ट्राइंगल ACD है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या रूल होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is equal to perpendicular square plus base square. Means in this right angle triangle, line segment AD square is equal to AC square plus CD square. No? In this right angle triangle, line segment AD square by using Pythagoras property, मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है मेरे पास, तो AD square is equal to AC square plus CD square. तो AD is equal to square root AC square plus CD square. Substitute the value. तो AD is equal to square root AC square. It means 3 square plus CD means 4 square. तो 3 square 9, 4 square 16 under root 25, which is 5 units. 5 units. तो the length of line segment AD is the length of line segment AD. हाँ, एक मैंने लेंथ फाइंड आउट कर लिए, लाइन सेगमेंट AD, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AD। फिर कर्सर दिक्कत है यार। हाँ, ये आपका जो AD है ना, ये आपका आ गया 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स, ठीक है। सिमिलरली वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट MD एंड MA। आप सिमिलर रूल का यूज करके, जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन किया है ना, एक मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है पैरेलल टू वाई एक्सिस और एक ड्रॉ किया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे बनता है राइट एंगल। तो हमें मिलेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल, और फिर हम आसानी से वो जो 2 अननोन लाइन सेगमेंट है, वैसे तीनों अननोन लाइन सेगमेंट है, तो जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है ना लाइन सेगमेंट, पहले मैं उनकी लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूँ, फिर मैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करके ट्राइंगल की साइड को फाइंड आउट कर लूंगा। द लेंथ ऑफ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल की एक साइड की मैंने लेंथ फाइंड आउट की है ना, AD। सिमिलरली यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट MD एंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट MA। इट इज योर होमवर्क। अब आपको ये करना है। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। कोशिश करना। AD मैंने फाइंड आउट किया है, आप DM और MA की लेंथ फाइंड आउट करके देखना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो मैं बता दूंगा। तो जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इन मूविंग फ्रॉम A 3,4 to D 7,1, what distance has been covered along the x-axis? What about the distance along the y-axis? तो देखो, जब आपने मूव किया है ना A से D तक,
तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है अलोंग द एक्स एक्सिस? तो हमने देखिए अलोंग द एक्स एक्सिस कितनी डिस्टेंस कवर की थी? जब आपने ए से डी तक मूव किया है, ए से डी तक मूव किया है, तो अलोंग द एक्स एक्सिस कितने डिस्टेंस कवर की है? 4 यूनिट्स ना। और अलोंग द वाई एक्सिस कितने डिस्टेंस कवर की है? 3 यूनिट्स। ठीक है। अलोंग द एक्स एक्सिस आप देख सकते हो ना, एक्चुअली लाइन सेगमेंट सी डी is along the x-axis, which is 4 units, and the line segment AC along the y-axis, which is 3 units. तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, what distance has been covered along the x-axis ना, covered along the x-axis, तो वो हमने फाइंड आउट किया था। इसका जो आंसर है वो है 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स वो लाइन सेगमेंट सी डी हमने फाइंड आउट किया है ना। और व्हाट अबाउट द डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस, ये तो वो हमने फाइंड आउट किया था लाइन सेगमेंट ए सी, वो कितना था? 3 यूनिट्स। तो इसका आंसर होगा 3 यूनिट्स। ठीक है। और देखो यहाँ पर जैसे मैंने किया है, अगर देखोगे तो डायरेक्ट भी यहाँ हो सकता है। कैसे? देखो, पॉइंट ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, वो 3 है, और पॉइंट डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 7 है ना। तो अगर मैं पॉइंट डी के एक्स कोऑर्डिनेट से, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी विच इज 7 माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए विच इज 3, तो अगर मैं 7 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी देखो मुझे मिल जाएगा 4 यूनिट्स। तो पूछा है व्हाट अबाउट द सॉरी इन मूविंग फ्रॉम ए टू डी व्हाट डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस? 4 यूनिट्स आ रहा है। और व्हाट अबाउट द डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस? तो अब मैं क्या करूंगा? अब देखो, वाई कोऑर्डिनेट ए का ज्यादा है और डी का कम है। ए का वाई कोऑर्डिनेट 4 है और डी का वाई कोऑर्डिनेट 1 है। तो मैं क्या करूंगा? मैं 4 से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मुझे कितना मिलेगा? 3 यूनिट्स। यस। तो व्हाट अबाउट द डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस? 3 यूनिट्स। ऐसे भी सॉल्व हो गया ये। ठीक है। कहीं आगे तो नहीं आ गया? नहीं 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 नहीं, बहुत ज्यादा पेज छूट गया। हाँ। अब देखिए यहाँ पे डेराइव करेंगे फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ना। अब देखो ये फॉर्मूला डेराइव करते हैं कैसे। अब जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 कॉमा y1। और ये पॉइंट हमारा है a, विच इज पॉइंट ए। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं ना, ये अनदर एंड पॉइंट है b, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2। लेट अस टेक पॉइंट ए x1 कॉमा y1 एंड पॉइंट b x2 कॉमा y2। अब आप देखो जो लाइन सेगमेंट ए बी है ना, it is neither parallel to x axis nor parallel to y axis। अब जो हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है, ये ना तो x एक्सिस के पैरेलल है और ना y एक्सिस के पैरेलल है ना। तो और हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं फाइंड आउट कर सकते कि आप सोचो कि बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उससे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ए का एक्स कोऑर्डिनेट, और बी का जो वाई कोऑर्डिनेट है उससे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ए का वाई कोऑर्डिनेट। तो ये रूल यहाँ फॉलो नहीं होगा, क्योंकि जो आपका लाइन सेगमेंट ए बी है ना, इट इज नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसा तो कोई रूल लगेगा नहीं। ठीक है। तो अब क्या होगा? अब देखो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, तो हमें सीखना है इसको। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें ये जो पॉइंट ए है ना,
पॉइंट ए से एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। पॉइंट ए से एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट तो मैं ड्रॉ कर देता हूं। एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट मैं ड्रॉ करूंगा। ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं हम। ये ड्रॉ कर दिया। और सिमिलरली मैं क्या करूंगा, पॉइंट बी से भी एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा। बी से भी एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट मैं ड्रॉ करूंगा ऑन एक्स एक्सिस। यहां से भी ड्रॉ कर दिया। और अब क्या करूंगा, अब ये जो हमारा पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए से एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा। पॉइंट ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा। एक यहां से हॉरिजॉन्टल विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये ड्रॉ किया है मैंने। ठीक है, तो इतना कंस्ट्रक्शन मुझे करना पड़ा। तो अब क्या है, अब मैं कुछ नेम लिख लेता हूं। जैसे यहां पर अब चलो, अब इसको ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं नेम दे देता हूं। यहां पे सपोज मैंने लिख दिया सी, इस पॉइंट को मैंने लिख दिया डी, और ये पॉइंट हमारा हो गया ई। ई, ठीक है। अच्छा, अब देखो, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी, ठीक है। सबसे पहले, अच्छा ये तो हमारा ये ओरिजिन है ओ, तो द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओ सी, अगर मैं आपसे पूछूं कि द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओ सी कितना होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूं। तो द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओ सी इज इक्वल टू हो जाएगा x1 ना, और द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी कितना होगा, ए सी हमारा होगा द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी विच इज अलोंग द वाई एक्सिस, तो ये होगा y1। फिर इसके बाद द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओ डी, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओ डी, तो ओ डी आपका होगा x2। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, मुझे पता है कि द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओ डी x2 है और द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओ सी x1 है, तो सी डी कितना होगा, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी कितना होगा। तो हम सी डी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, हम ओ डी से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ओ सी को, तो हमें सी डी मिल जाएगा, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी। तो ओ डी हमारा है x2, x2 माइनस ओ सी हमारा है x1, ठीक है। तो सी डी इज इक्वल टू होगा x2 माइनस x1। अच्छा, अब सी डी, जितनी लेंथ सी डी की है ना, सेम लेंथ ए ई की है, ए ई, तो हमारा जो ए ई होगा वो भी होगा x2 माइनस x1। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा लाइन सेगमेंट ए सी है, ये ए सी, अब जितनी लेंथ ए सी की है ना, सेम लेंथ ईडी की होगी, ईडी लाइन सेगमेंट ईडी, तो ईडी हमारा हो जाएगा, ईडी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी, और ए सी कितना है y1, तो ये तो y1 हो गया। अच्छा, जो हमारा लेंथ बी डी है ना, बी डी टोटल लेंथ है हमारा y2,
द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी वाई टू। तो बी ई कितना होगा, ये वाला, ये मैं ट्रिप कट लगा रहा हूं, ये बी ई कितना होगा? तो जो हमारा बी ई है ना, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बी ई इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी माइनस ई डी। तो बी डी आपका है वाई टू माइनस ई डी है वाई वन। तो बी ई आपका हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन। एंड यू नो, पॉइंट ई पे हमारा राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो रहा है? हाँ, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो हमें क्या मिलेगा? मैं यहां लिख रहा हूं लेफ्ट में, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। तो अब आपका हो जाएगा सिर्फ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए ई स्क्वायर ये कुछ नहीं है, ये ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो ए ई कितना है? ए ई आपको ये देखिए फाइंड आउट किया था, ये आपका ए ई है एक्स टू माइनस एक्स वन। तो एट द प्लेस ऑफ ए ई हम लिखेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन और ये होल स्क्वायर प्लस बी ई। बी ई हमारा कितना है? यू कैन सी, ये बी ई है। बी ई किसके इक्वल है? वाई टू माइनस वाई वन। तो यहां पर मैं बी ई स्क्वायर है ना, तो यहां पे मैं लिखूंगा वाई टू माइनस वाई वन और ये होल स्क्वायर, ठीक। तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन पे अगर टू पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर टू पॉइंट्स हैं तो आप उनके बीच डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करके। फिर कोई टेंशन नहीं लेना है आपको कि वो जो लाइन सेगमेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, या फिर वो किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, जब आपको टू पॉइंट्स गिवन होंगे तो आपको एक को कंसीडर करना है एक्स वन वाई वन और अनदर पॉइंट को कंसीडर करना है एक्स टू वाई टू, और फिर हमको डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर है, अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे ना, आप इसको ये भी लिख सकते हो स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर को आप ये भी लिख सकते हो एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा क्यों है समझो जरा। मान लो कि मैं आपसे बोल दूं कि थोड़ी देर के लिए आप ऐसे समझो कि x1 हमारा है 5 और x2 हमारा है 3। तो अगर मैं x1 माइनस x2 करता हूं तो मुझे मिलता है 5 माइनस 3 यानी 2। और अगर मैं x2 माइनस x1 करता हूं तो मुझे मिलेगा 3 माइनस 5 विच इज माइनस 2। तो अब चाहे मैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर करूं, अगर मैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मुझे मिलेगा 4। और अगर मैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करूंगा तो मुझे माइनस 2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो भी तो 4 आएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स
का फॉर्मूला आप चाहे स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर लिख दो, और या फिर आप स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर लिख दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 1.9 triangle AMD is reflected in the y-axis. What are the coordinates of the images of points A, M and D? देखिए, रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस है ना, तो रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस का मतलब ये हुआ कि आपको वाई एक्सिस जो है ना, वो मिरर की तरह यूज करना है। प्लेन मिरर होता है, उसकी तरह यूज करना है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ये हमारा मिरर है, जो आपका ये वाई एक्सिस है ना, ये आपका मिरर की तरह काम कर रहा है, और ये आपका ओरिजिनल ट्राइंगल है, ये वाला मैंने टिक लगाया है। और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ट्राइंगल है ना ये इसकी इमेज है। अब आपको पता है कि जो प्लेन मिरर होता है, हमने पढ़ा है साइंस में, हम प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पे होते हैं तो हमारा इमेज भी प्लेन मिरर के बिहाइंड उतना ही पीछे बनता है, उतनी ही डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अब जैसे हम पॉइंट ए की बात करेंगे, तो जो हमारा पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3,4। 3,4 है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पॉइंट ए है ना, ये वाई एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस से 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है, और जो हमारा एक्स एक्सिस है, मतलब जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, उससे 4 यूनिट्स ऊपर है, 4 यूनिट्स ऊपर है। तो जो इसकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, वाई एक्सिस के पीछे जो इसकी इमेज बनेगी, वो इमेज भी जहां पे बनेगी, वो जो हमें ए का, जैसे ये पॉइंट ए है ना, अब ए का जो मिरर, जो ए का जो इमेज होगा, ए का जो हमारा इमेज होगा वो ए डैश है। यहां देखो, ये जो ए डैश है ना, लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका जो ए डैश है, ये ये आपका ए डैश है यहाँ पे, ये एक्चुअली मिरर इमेज है किसका, ए का। तो जैसे पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3,4 है। 3 क्या है, ये जो 3 है आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वो हमें क्या बताता है कि ये वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। तो पॉइंट ए हमारा वाई एक्सिस से 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है। तो जो इसकी इमेज है ए डैश, ये भी वाई एक्सिस के पीछे, ये 3 यूनिट पीछे होगा, 3 यूनिट पीछे होगा ना। तो आप देख लो यहां से, ये 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है, ठीक है। लेकिन अब है क्या, अब हम वाई एक्सिस के लेफ्ट में जा रहे हैं, 3 यूनिट पीछे की तरफ गए, तो हमें एक्स एक्सिस को निगेटिव लेना पड़ेगा। तो हमारा, सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट को निगेटिव लेना पड़ेगा, दैट इज वाई एक्स कोऑर्डिनेट हमारा -3 है, ठीक है। और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, वो जैसा है वैसे ही है। वाई कोऑर्डिनेट हमारा 4 है, ए का जो हमारा पॉइंट ए है उसका वाई कोऑर्डिनेट 4 है, यानी वो एक्स एक्सिस से 4 यूनिट्स की हाइट पर है, अबव द 4 यूनिट्स ना, एक्स एक्सिस से 4 यूनिट ऊपर है। तो आप देख सकते हो, ये जो हमारा ए डैश होगा, जो ए का इमेज होगा, वो भी हमारा एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, 4 यूनिट्स ऊपर होगा। तो हमें वाई एक्सिस पॉजिटिव लेना है, ठीक है। सिमिलरली एम, ये जो आपका एम पॉइंट है, एम के कोऑर्डिनेट है 9,6। तो 9 क्या है, 9 जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, वो हमें क्या बताता है कि जो पॉइंट M है वो y एक्सिस से 9 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है। तो M का जो इमेज है, M डैश, लेफ्ट में आप देख सकते हैं M डैश, ये भी y एक्सिस से 9 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है, बट ये y एक्सिस के लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में हमें -9 लेना पड़ेगा, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, पॉजिटिव। m का भी y कोऑर्डिनेट 6 है और m डैश का भी y कोऑर्डिनेट 6 है, क्योंकि x एक्सिस से अबव है ये ना, बिलो द एक्स, सॉरी,
अबव द एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव होगा। सिमिलरली डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,1 और डी डैश के कॉमन हो जाएंगे -7,1। अच्छा आप एक चीज देखो यहाँ पे, और जो हमने सी के कोऑर्डिनेट्स, जैसे सी का कोऑर्डिनेट है 3,1 तो सी डैश का कोऑर्डिनेट है -3,1 ना। तो जब आप मिरर इमेज देखोगे अबाउट द वाई एक्सिस, तो आप ये भी देख सकते हो कि जो वाई कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है और एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है। बस इतना सा चेंज आया है। मतलब जब आप अबाउट द वाई एक्सिस, जैसे आपने वाई एक्सिस को मिरर मान लिया, तो आप क्या देख रहे हो कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, बस उसका साइन चेंज हो गया। देखो ए का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है ना ये, और यहाँ पे ए डैश का एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है 4 सिमिलरली एम पे आते हैं। एम का एक्स कोऑर्डिनेट 9 है और एम डैश का एक्स कोऑर्डिनेट -9 है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट दोनों का पॉजिटिव है। सी का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, सी डैश का एक्स कोऑर्डिनेट -3 है। इमेज बन रही है ना सी डैश, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट दोनों का पॉजिटिव है, सेम है। अब डी का एक्स कोऑर्डिनेट 7 है और डी डैश का एक्स कोऑर्डिनेट -7 है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट दोनों का 1 है। तो अबाउट द वाई एक्सिस, अगर आप वाई एक्सिस को इमेज लेते हो ना, सॉरी इमेज नहीं, मिरर लेते हो, मिरर की तरह यूज करते हो वाई एक्सिस को, तो जो हमारे मिरर इमेज बनते हैं पॉइंट्स के, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान देना है कि अबाउट द वाई एक्सिस जब आप देखोगे, जब आप वाई एक्सिस को मिरर मानोगे, तो जो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट, जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, उनका साइन चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज सेम रहेंगे। लेकिन जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये आपको बात समझ में आ गई होगी ना। ठीक है, अब जैसे ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1, अब इसी पे बेस ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या है क्वेश्चन? What has remained the same and what has changed with this reflection? ये जो रिफ्लेक्शन, मतलब जो मिरर इमेज बनी है ना, तो इसमें क्या सेम है और क्या चेंज हुआ है। तो पहले हम देखेंगे क्या चीज सेम है। रिमेन द सेम फर्स्ट, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। द लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, जो लेंथ होगी ना तीनों साइड्स की, जो इस तरफ जो हमारा ट्राइंगल है और उसकी जो इमेज है, अगर आप करेस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ फाइंड आउट करोगे तो वो सेम होगी, उसकी लेंथ सेम होगी। मतलब आप ये देख सकते हो, बताता हूँ बताता हूँ। आप फाइंड आउट भी कर सकते हो लेंथ तो आप फाइंड आउट भी कर सकते हो। तो द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी is equal to the length of line segment A डैश D डैश, ये जो इमेज का है ना A डैश D डैश, इसकी लेंथ और AD की लेंथ सेम होगी। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AM will be equal to the length of line segment A डैश M डैश, यस इन दोनों की लेंथ सेम होगी। एंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट DM is equal to the length of line segment D dash M dash, D dash M dash। ठीक है, तो ये लेंथ सेम रहेगी। और
और द शेप एंड साइज ऑफ द ट्राइंगल। भाई शेप और साइज भी सेम रहेगा। उसका एक रीजन है ना, दोनों ट्राइंगल अक्यूट एंगल ट्राइंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हैं, तो उनका शेप और साइज भी सेम होगा। ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, अभी बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस होगी वो भी सेम होगी। अगर आपको आ गया है कि डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके जो है ना लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब व्हाट हैज चेंज्ड, अब चेंज क्या हुआ है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, द एक्स कोऑर्डिनेट्स हैव चेंज्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये तो आपने देखा ही है। एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें ट्राइंगल दिया है और सेकंड क्वाड्रेंट में उसकी इमेज बनी है। आप देख रहे थे ना, मैं आपको समझा रहा था। और मैंने आपसे बोला था कि जो हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस मिरर की तरह यूज हुआ है। तो जब वाई एक्सिस मिरर की तरह यूज हुआ है ना, तो आपने देखा होगा एक्स कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हुए हैं, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट रिमेन द सेम, वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। लॉजिक के तरीके भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो कि अबाउट द वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस हमारा मिरर, वाई एक्सिस अगर हमारा मिरर है, तो वाई के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सेम रहेंगे एज इट इज, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है। Second, the position of the triangle, it has moved from the right side of the y-axis to the left side। सही बात है, ट्राइंगल की पोजीशन चेंज हो गई है। ठीक है, कि it has moved from the right side of the y-axis to the left side। तो राइट साइड में वो ट्राइंगल था और उसकी इमेज बनी है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ द y-axis ना। आगे थर्ड, द ओरिएंटेशन ऑफ द ट्राइंगल, इट इज नाउ अ मिरर इमेज ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल। हाँ, ओरिएंटेशन ऑफ द ट्राइंगल वो भी चेंज हुआ है, क्योंकि वो हमारा क्या है, मिरर, एक्चुअली क्या है, इट इज नाउ अ मिरर इमेज ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल। ओरिजिनल ट्राइंगल का क्या है, इमेज है। ठीक है। अब अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही ना, कहीं पे कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट करना, मैं वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई भी बात अगर समझ में आपको नहीं आ रही है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, वुड दीज ऑब्जर्वेशंस बी द सेम इफ ट्राइंगल एडीएम इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस इंस्टेड ऑफ द वाई एक्सिस। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, वुड दीज ऑब्जर्वेशंस बी द सेम इफ द ट्राइंगल एडीएम इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस इंस्टेड ऑफ द वाई एक्सिस। अब इनका ये बोलना है कि ट्राइंगल तो वही है, सेम है, लेकिन अब वो जो होगा ना, अब रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस होगा। रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस का मतलब ये हुआ कि अब हमें क्या करना है कि जो हमारा एक्स एक्सिस है ना, उसको मिरर की तरह यूज करना है। जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट। अभी देखिए आपको दिखाते हैं। पहले हमने वाई एक्सिस को मिरर की तरह यूज किया था ना। हाँ, बस यहीं रुक जाओ। पहले मैंने वाई एक्सिस को पहले मैंने वाई एक्सिस को मिरर की तरह यूज किया था। अब मुझे एक्स एक्सिस को मिरर की तरह यूज करना है, मिरर की तरह यूज करना है। तो जब मैंने वाई एक्सिस को मिरर की तरह यूज किया था, तो कोऑर्डिनेट्स में क्या हो, जो कोऑर्डिनेट्स थे, जैसे ए का कोऑर्डिनेट, ए का जो इमेज होगा वो ए डैश होगा। अगर ए का कोऑर्डिनेट 3,4 है, तो ए डैश का है -3,4। तो वाई कोऑर्डिनेट सेम था। सिमिलरली जब हम एक्स एक्सिस को मिरर की तरह यूज करेंगे ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। अब जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब आप ध्यान देना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ट्राइंगल एडीएम है, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। अब जब फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, तो डी का जो मिरर इमेज होगा, पॉइंट डी का जो मिरर इमेज होगा वो होगा डी डैश। अब डी के कोऑर्डिनेट है 7,1, तो डी डैश का कोऑर्डिनेट होगा 7,-1। मैं आप बता देता हूं। अब अगर आप एक्स एक्सिस को मिरर लोगे ना, तो मिरर की तरह यूज करोगे, तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्राइंगल एडीएम है, इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अब जैसे डी का कोऑर्डिनेट है 7,1,
तो अब एक्स एक्सिस हमारा मिरर इमेज है, ये वाला मिरर इमेज है ना, ये हमारा मिरर इमेज है। तो जो डी का जो मिरर इमेज बनेगा, यानी डी डैश, अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो एक्स वाला सेम रहेगा विच इज 7, अब वाई हो जाएगा -1। ठीक है। सिमिलरली एम का जो होगा वो एम डैश होगा, तो 9, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, वाई हो जाएगा -6। और ए हमारा 3,4 है ना, तो ए का जो मिरर इमेज होगा वो ए डैश होगा। ये आप करके देखना, ग्राफ पेपर पे बनाना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ए डैश का जो कोऑर्डिनेट, मतलब ए डैश हमारा मिरर इमेज है ए का, तो 3 एज इट इज रहेगा और ये -4 हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं एक्स एक्सिस को मिरर इमेज ले रहा हूँ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये सारे पॉइंट्स आएंगे। ठीक है। और सी के कोऑर्डिनेट हैं 3,1, तो ये होगा सी डैश, इसका मिरर इमेज होगा सी डैश, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,-1। अब जिन बच्चों को ये बात समझ में अच्छी तरीके से आ गई है, जिन्होंने ये चीज़ें समझी है ना, उन्हें आ गया होगा वैसे, और अगर नहीं है तो प्लीज़ मुझे एक मैसेज जरूर कर देना, मीन्स कमेंट जरूर करना। ठीक है। तो लिखा है, वुड दीज ऑब्जर्वेशंस बी द सेम इफ ट्राइंगल एडीएम इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस इंस्टेड ऑफ द वाई एक्सिस? तो लिखा है यस, मोस्ट ऑब्जर्वेशंस वुड रिमेन द सेम। ज्यादातर तो सेम रहेगा। अब क्या क्या सेम रहेगा, मतलब अगर हम एक्स एक्सिस को मिरर मान लेते हैं तो क्या क्या सेम रहेगा? तो शेप एंड साइज रिमेन अनचेंज्ड, तो शेप और साइज अनचेंज रहेगा। जैसे पहले मैंने वाई एक्सिस को मिरर माना था ना, तो जो साइज उसमें था, शेप और साइज, तो एक्स एक्सिस को भी अगर आप मिरर इमेज, अगर आप, मैं बार बार मिरर इमेज बोल रहा हूँ, अगर मैं मिरर ले लेता हूँ ना, मैं अगर कंसीडर कर लेता हूँ कि एक्स एक्सिस हमारा मिरर है, प्लेन मिरर है, तो भी जो हमारा ट्राइंगल बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसका शेप और साइज सेम रहेगा। साइड लेंथ्स रिमेन अनचेंज्ड, साइड लेंथ्स भी अनचेंज होगी। ठीक है। एंगल्स रिमेन अनचेंज्ड, ये भी अनचेंज्ड होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है। द इमेज इज अ मिरर इमेज ऑफ द ओरिजिनल फिगर, ये तो पता है कि ये मिरर इमेज बनेगा। हाँ, लेकिन डिफरेंस केवल एक आएगा, इन रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस द वाई कोऑर्डिनेट्स चेंज साइन while the x coordinates remain the same। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस जब हम बोलेंगे तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा और x कोऑर्डिनेट का साइन सेम रहेगा। ठीक है। आप देखो यहाँ पे एक रूल भी मैंने लिखा है कि x कॉमा वाई चेंज्ड टू x कॉमा -y, देखो y चेंज हो गया। ठीक है। ओके, ये है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और अभी और क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे अभी। मेरे ख्याल से एक या दो वीडियोस और आएंगे, सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में मैं सॉल्व नहीं करूंगा, कुछ वीडियोस का यूज़ करूंगा, मतलब हो सकता है 2-3 वीडियोस और बनाऊंगा अभी मैं। ठीक है, इस टॉपिक पे, ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करे। ठीक है। एंड अब सबको मैं गुड नाइट बोल रहा हूँ, आज के लिए सिर्फ इतना। फिर मिलेंगे, जल्दी फिर से मिलेंगे। गुड नाइट एवरीवन।